नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है वीकली टेस्ट का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर सैटरडे हमारे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग श्री आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर आपकी टेस्ट क्लास जो है वो अपलोड होती है शाम को 4 बजे। एंड मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को 4 बजे आपकी लेक्चर क्लास अपलोड होती है। ठीक है, तो आज इस टेस्ट में, यानी कि जो हर वीकली टेस्ट होता है सैटरडे को, उसमें 20 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करें साथ के साथ एंड आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों, ये टेस्ट जो है इसके बाद 20 में से आपके कितने नंबर आए उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर से। आज का प्रोटोकॉल था अष्टांग हृदय के पहले 5 चैप्टर्स का टेस्ट होना। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले 5 चैप्टर्स का लिंक दिया है, आप उसको अच्छे से 1 डेढ़ घंटा लगाकर पढ़िए, उसके बाद भी आप टेस्ट दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आपके अच्छे नंबर आएंगे एंड एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आप में जब आपको आपकी टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से पढ़ते हुए हर वीकली टेस्ट में अच्छा अपीयरेंस और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1। ठीक है, मैं आपको चैप्टर का नाम बता देती हूँ, आयुष काम्य अध्याय। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अपूर्व वैद्य किसको कहा गया है। बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है एएमओ एग्जाम्स में और एआईए पीजीटी एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो अपूर्व वैद्य किसको कहा गया है। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 5 सेकंड दूंगी। ठीक है, तो अपूर्व वैद्य ब्रह्मा जी को कहा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दोषों का जो स्थान है उसमें आचार्य वाग्भट ने वायु का स्थान कौन सा बोला है। आचार्य वाग्भट ने वात का जो स्पेसिफिक स्थान है वो कौन सा कहा है। तो इसका आंसर है वायु का जो स्थान है आचार्य वाग्भट ने नाभि बोला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो ये क्वेश्चंस जो है आने चाहिए, ये टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक है, आप गो थ्रू भी हो सकते हैं लेक्चर्स के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसके बाद भी टेस्ट दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो कफज रोगी होता है उसका कोष्ठ कैसा होता है, उसकी अग्नि कैसी होती है। ठीक है, जो कफज रोगी होता है उसका कोष्ठ कैसा होता है, उसकी अग्नि कैसी होती है। तो 5 सेकंड दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर है जो कफज रोगी है उसका मध्यम कोष्ठ होता है और मंदाग्नि होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बाकी 2 दोषों की भी कंडीशन बता देती हूँ कि वात में क्रूर कोष्ठ होता है और विषम अग्नि होती है, जबकि पित्त में मृदु कोष्ठ होता है और तीक्ष्ण अग्नि होती है। ठीक है, अच्छा, जो प्रकृति होती है गर्भ प्रकृति, उसमें निंदनीय प्रकृति किसको बोला गया है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5th क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं टेस्ट में आपको पूछती हूँ ये कुछ ऐसे ही नहीं मैं पूछ लेती, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको अच्छे से जो है आंसर करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं। तो निंदनीय प्रकृति जो है गर्भ प्रकृति वो है द्विदोषज। ठीक है, द्विदोषज इज निंदनीय प्रकृति। इसमें अगर मैं बाकी बताऊं तो वातज हीन है, पित्तज मध्यम है और कफज प्रकृति उत्तम बोला गया है। ठीक है, सम प्रकृति श्रेष्ठ बोला गया है। ये क्वेश्चंस जो है ना इसमें भी उत्तम कौन सी है और श्रेष्ठ कौन सी है। ठीक है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन जो है क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्रेष्ठ जो है, हालांकि दोनों का मतलब जो है वो सेम है, लेकिन जो श्रेष्ठ प्रकृति है वो सम प्रकृति है। ठीक है, और जो उत्तम प्रकृति है वो कफज प्रकृति है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके 6th क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए मुझे। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीर्य 2 प्रकार के हैं और विपाक 3 प्रकार के हैं वाग्भट जी के अकॉर्डिंग। तो द्रव्य जो है वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, शमन मतलब दोषों का शमन करने वाले द्रव्य, दोषों को प्रकोपित करने वाले द्रव्य, कोपन,
और तीसरा है स्वस्थ रखने मतलब स्वास्थ्य को मेंटेन रखने वाले द्रव्य, रोगी को स्वस्थ करने वाले द्रव्य, ठीक है। शमन, कोपन और स्वस्थ हित, तो 3 द्रव्य होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 दिनचर्या। मैं नाम इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस देकर बता रही हूँ क्योंकि आपको नाम भी याद रहना चाहिए, ठीक है। सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का अष्टांग हृदय का नाम है आयुष कामनी, ठीक है। और चरक जी के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का नाम है दीर्घ जीविती अध्याय। सुश्रुत जी के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड चैप्टर है दिनचर्या, ओके। तो दिनचर्या नाम ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि कितने पाप कर्म बताए गए हैं जिनका त्याग करना चाहिए, क्या संख्या है, पाप कर्म की संख्या क्या है, बताइए मुझे। तो इसका जो आंसर है वो है 10, ठीक है। 10 पाप कर्म जो है आचार्य ने, वाग्भट जी ने बताया है कि इसका त्याग करना चाहिए। अच्छा, जो पीलू है, पीलू ये दातुन जो है, ये दातुन करनी चाहिए कि ये निषिद्ध दातुन में से आती है? तो इसका आंसर दीजिए पीलू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पीलू का इंग्लिश जो नाम है वो है टूथ ब्रश ट्री, ठीक है। इससे भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो बताइए कि टूथब्रश ट्री यानी कि पीलू, ये निषेध दातुन में आती है कि इसको प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों ये निषिद्ध दातुन में आती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं। इंग्लिश नाम इसका टूथब्रश ट्री है, लेकिन ये निषिद्ध में से आती है। 8th क्वेश्चन ये है कि वाग्भट जी ने दंत पवन की लंबाई कितनी बताई है? वाग्भट जी ने दंत पवन की लंबाई कितनी बताई है? तो दोस्तों इसका आंसर है, उन्होंने इसकी लंबाई 12 अंगुल बताई है, ठीक है। जो दंत पवन यानी कि दातुन होती है, अगर मैं उसके रस के बारे में बात करूं तो चरक ने, वाग्भट ने कटु तिक्त कषाय रस माना है, लेकिन सुश्रुत जी ने एक रस एक्स्ट्रा माना है, मधुर रस, ठीक है। कटु तिक्त कषाय और मधुर भी सुश्रुत जी ने माना है। 9th क्वेश्चन अष्टांग हृदय सूत्र 3 में से पूछना चाहूंगी, ऋतुचर्या में से, कि जो वसंत ऋतु है, ठीक है, वसंत ऋतु यानी कि चैत्र और वैशाख, और वसंत ऋतु उत्तरायण काल की यानी कि अदान काल की ऋतु होती है। ये पॉइंट्स मैंने आपको साथ में बता दिए। अब इसमें रस कौन सा आता है, मतलब कि कौन सा रस प्रधान होता है वसंत ऋतु में? बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो बताइए वसंत ऋतु में रस कौन सा प्रधान होता है? जैसे ग्रीष्म ऋतु में कटु होता है, ठीक है, शरद ऋतु में लवण होता है, हेमंत ऋतु में मधुर होता है। तो अब बताइए वसंत ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है वसंत ऋतु में कषाय रस प्रधान होता है, ठीक है। कषाय रस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पंचकर्मा या कफनाशक क्रियाएं जो होती हैं, ये स्पेसिफिकली कौन सी ऋतु में करनी चाहिए? कफनाशक क्रियाएं और पंचकर्मा, ये स्पेसिफिकली आचार्यों ने कौन सी ऋतु में बताया है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, 5 सेकंड्स आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है वसंत ऋतु में कफनाशक क्रियाएं और वसंत ऋतु में पंचकर्मा आचार्यों ने एडवाइस किया है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि वाग्भट जी ने जो अधारणीय वेग है वो कितने बताए हैं? वाग्भट जी ने अधारणीय वेग कितने बताए हैं? ये 4th अध्याय है, रोग अनुत्पादनीय अध्याय, ठीक है। 4th अध्याय है सूत्रस्थान अष्टांग हृदय का, रोग अनुत्पादनीय अध्याय, जिसमें वेगों के बारे में बताया हुआ है। तो वाग्भट जी ने वेगों की संख्या कितनी बताई है? जैसे चरक ने न वेग धारणीय सूत्र 7 में 13 जो है वेग अधारणीय बताए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कितने वेग अधारणीय बताए हैं? तो इसका आंसर है 14 वेग, ठीक है। 14 वेग अधारणीय बताए हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा जो है कास वेग को ऐड किया है, ठीक है। कास वेग अधारणीय माना है वाग्भट जी ने, चरक ने नहीं माना, ठीक है। 12th क्वेश्चन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उदर रोग है उसकी, सॉरी, जो उद्गार जो वेग है उसको धारण करने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अरुचि है, कफ हिक्का,
तो उद्गार वेग की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उद्गार वेग की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? तो इसका आंसर है उद्गार वेग की चिकित्सा हिक्का के समान करनी चाहिए, ठीक है। 13th क्वेश्चन ये है कि जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, विसर्प है, कुष्ठ है, कोट है, कंडू है, तो इसकी जो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये कौन सा वेग धारण करने से होती हैं? विसर्प, कोट, कुष्ठ, कंडू, ये कौन सा वेग धारण करने से होती हैं, जितनी ये स्किन प्रॉब्लम्स हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सर्दी का वेग धारण करने से ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन है कि अक्षी गौरवता हमें किस में मिलती है? आंखों में जब भारीपन होता है तो ये कौन सा वेग धारण करने से हमें मिलती है? सेम ही बताया है आचार्य वाग्भट ने, सेम ही बताया है आचार्य चरक ने। तो अक्षी गौरवता हमें निद्रा का वेग धारण करने से होती है, ठीक है। 15th क्वेश्चन ये है कि लघु और स्निग्ध भोजन रोगी को जब हम करवाने के लिए कहते हैं तो ये कौन से वेग की चिकित्सा है, ठीक है। कौन सा वेग धारण करने की चिकित्सा है? लघु स्निग्ध भोजन। 15th क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है कि लघु स्निग्ध भोजन धारण, ये क्षुधा वेग धारण की चिकित्सा है, ठीक है। क्षुधा वेग की चिकित्सा है लघु स्निग्ध भोजन। एक क्वेश्चन और इसमें से पूछना चाहूंगी वेगों में से, 16th क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको स्किप नहीं करना चाहती। अ, मूत्र वेग में क्या चिकित्सा है? मूत्र वेग धारण करके जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि अश्मरी, वस्ती, मेद और वंक्षण वेदना, तो इसकी चिकित्सा क्या है? तो दोस्तों इसकी चिकित्सा है अवपीड़न घृत का प्रयोग करना, मतलब कि ज्यादा मात्रा में सर्पी का प्रयोग करना मूत्र वेग की चिकित्सा है, ठीक है। अच्छा, शोधन काल में से पूछना चाहूंगी कि आचार्य वाग्भट ने कफ का शोधन काल कौन सा बताया है? इजी क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने शोधन काल बताया है वसंत, ठीक है। मतलब कफ का शोधन काल बताया है वसंत का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी, अष्टांग हृदय सूत्र 5 यानी कि द्रव्य विज्ञानी, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि समुद्र का जो जल है वो अहितकर है, ये हमें पता है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें गंगा जल और समुद्र से तो समुद्र जल अहितकर होता है। इसका जो जल है, हम ये अहितकर होते हुए भी हम कौन से मास में इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। कौन से मास में इसका सेवन कर सकते हैं? 5 सेकंड मिलेंगे। समुद्र जल देखा जाए तो सागर का जल त्रिदोषकृत होता है, तो इसका हम अश्विन मास में समुद्र जल का सेवन कर सकते हैं। याद रखिएगा अश्विन मास, ठीक है। अम, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, 18th क्वेश्चन, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन है कि अगर जो जल पान का प्रभाव में से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर भोजन से पहले हम जल पान करें तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन से पहले अगर हम पानी पीते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 18th क्वेश्चन है, 5 सेकंड मिलेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है कि हमारा वेट लूज होगा, ठीक है, कृष्णता। भोजन से पहले कृष्णता, भोजन के मध्यम में संभाव और भोजन के बाद जो है मोटापा आएगा, ठीक है, स्थूलता आएगी। 19th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तक्र जो है कौन से दोषों का शमन करती है? ऐसे कौन से 2 दोष हैं जिनका तक्र शमन करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो तक्र जो है ये कफ और वात का शमन करती है, ठीक है। तक्र उष्ण होती है तो पित्त का शमन नहीं करेगी, ये कफ और वात का शमन करती है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ओके कौन सा मद जो है गुरु होता है और दोष जनन होता है? नया मद या पुराना मद, ठीक है। नव मद या पुराण मद गुरु और दोष जनन होता है? बताइए दोस्तों।
तो इसका आंसर है जो नव मद होता है वो गुरु होता है एंड दोषचनन होता है। ये हुए हमारे 20 क्वेश्चंस। आप अच्छे से इसको देखिए, साथ-साथ में आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं और इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इनफैक्ट आपको ये करना चाहिए कि आफ्टर चेकिंग आपके कितने नंबर आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? इसको रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग आपको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, ठीक है? हमने जो टीचर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी हैं और कितने हज़ारों क्वेश्चंस जो हैं अराउंड 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पढ़े हैं, जिसमें से पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, रिपीटेडली आते जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट हैं और किन क्वेश्चंस का आगे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन आपको टॉपिक में से, चैप्टर में से पूछती हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको नोट कीजिएगा एंड प्लीज़ अपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले आपकी क्या परफॉर्मेंस है। धन्यवाद।